Hello dear students, in this video we will discuss about some more concentration terms like molarity, normality, formality and molality. Molarity is denoted by capital M, normality is denoted by capital N and formality is denoted by capital F. And molality is denoted by small m. अगर हम इन चारों कंसंट्रेशन टर्म या कंसंट्रेशन यूनिट को एक साथ टैली करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, थोड़ा सा समझने में इजी रहता है, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशंस हैं थोड़ी थोड़ी इक्वल लगती हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें सेम टर्म्स आते हैं इनकी डेफिनेशन में। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो कि डिजॉल्व है इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिजॉल्व है उसको हम मोलैरिटी बोलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन जो लिया है वो किस में है, 1 लीटर में है, मतलब हमको वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्योंकि टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर से बढ़ता है, वॉल्यूम टेम्परेचर से बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलैरिटी कम होती है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, m इज इक्वल्स टू NB अपॉन V। NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड V इज वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमने डिजोल्व किए हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें पता है NB, N का फॉर्मूला होता है W अपॉन M। मोल कॉन्सेप्ट में हमने ही पढ़ा था, N इज इक्वल्स टू W अपॉन M। अगर NB है तो WB हो जाएगा अपॉन में MB हो जाएगा। देन इस फॉर्मूले में अब ये जो लीटर में वैल्यू दे रखी है, अगर हम इसको ml में चेंज करते हैं तो ऊपर यानी अपॉन में आ जाएगा 1000 और जो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू टोटल जो आएगी वो क्या होगी, m इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB। ऊपर आएगा 1000 और नीचे आएगा V इन ml में। अब हमने वैल्यू इसको चेंज कर दिया है ml में। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर। मोल NB नंबर ऑफ मोल की यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर, वॉल्यूम की होती है लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में घुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने टर्म यूज लिया है मोल, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ हम यूज लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन V इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम WB अपॉन EB लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने मोलर मास जब लिया था तो हमारे पास मोल की वैल्यू आई थी WB अपॉन मोलर मास, W अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू देखें तो हमारे सामने आएगी WB अपॉन EB। EB यहाँ पर है इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। देन इसका फॉर्मूला हो जाएगा WB इंटू 1000। लीटर को चेंज करेंगे ml में तो अपॉन में 1000 आ जाएगा और ऊपर जाके ऊपर इंटू में 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V इन ml। इसकी अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट आएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे यहाँ पर इसकी यूनिट आ रही थी मोल पर लीटर, इसमें बस एक टर्म चेंज हो रही है, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हमने लिया था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर हम लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स EB को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमको
ई बी मीन्स इक्विवेलेंट मास, ये बी लगाया है मीन्स सॉल्यूट के लिए हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट मास फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एलिमेंट के लिए होता है एटॉमिक मास, क्योंकि वहाँ पर एक एटम होता है तो होगा एटॉमिक मास अपॉन उसकी जो वैलेंसी होती है वो उसका इक्विवेलेंट मास होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, सोडियम का अगर हम इक्विवेलेंट मास देखें तो एटॉमिक मास होता है सोडियम का इज 23 एंड वैलेंसी, क्योंकि सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है तो इसकी वैलेंसी होती है 1, तो इसका एटॉमिक मास भी 23 होता है एंड इक्विवेलेंट मास भी 23 होता है। अब अगर हम देखें इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास अगर हम देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और इसका ये आते हैं सेकंड ग्रुप में। जब सेकंड ग्रुप में आता है तो इसकी वैलेंस, सेकंड ग्रुप वाले की वैलेंसी होती है 2, तो इसकी वैलेंसी अगर 2 होती है तो यहाँ पर 20 इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का निकलता है। अगर हम देखें ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट मास तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है और कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है। तो सोडियम +1 चार्ज है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, तो अपॉन में हमने 1 लिखा है। अगर कैल्शियम पर +2 चार्ज है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, तो अपॉन हमने 2 लिखा है। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए -2 चार्ज है यानी कि 2 इसकी वैलेंसी है, तो अपॉन में आ जाएगा 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर एसिड, एसिड के लिए इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अगर कोई एसिड है तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास की मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मीनिंग क्या होता है? बेसिसिटी का मीनिंग होता है कि इसमें H+ आयन कितने हैं, कितने H+ आयन निकलते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल HCl में एक H+ आयन है, हमें सामने दिख रहा है H2SO4 में 2 H+ आयन है, तो इसकी बेसिसिटी, इसकी HCl की बेसिसिटी 1 हो गई, H2 की बेसिसिटी 2 हो गई। हमको इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, तभी हमें पता चलता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी। हम बेसिसिटी को ऐसे काउंट करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल अगर OH से जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल अगर OH से जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं एसिड। ये आप लोगों को पता होगा, नॉन मेटल अगर OH से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं एसिड। एंड अगर मेटल किसी OH के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं बेस। नॉन मेटल OH के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो OH होगा इसमें से ही हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से ही ये प्रोटॉन निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। तो कितना स्ट्रक्चर में OH प्रेजेंट है उतने ही H+ आयन निकलते हैं, कितने OH प्रेजेंट है उतने ही H+ निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो H2SO4 के स्ट्रक्चर में सल्फर की वैलेंसी होती है, सल्फर आता है ऑक्सीजन के नीचे, यानी कि इसकी वैलेंसी, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, क्या है? H2SO4। इसके पास में 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है या ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। सल्फर के साथ में अब 2 ऑक्सीजन तो ये जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसके बीच में एक ऑक्सीजन आएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन आएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट है? ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि H+ के रूप में निकलेंगे। तो इसका मतलब H2SO4 की बेसिसिटी हो गई है 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं H3PO4। H3PO4 की कितनी है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। H3PO4 इसकी स्ट्रक्चर से ही हमको पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। अगर हम देखें फॉस्फोरस आता है
नाइट्रोजन के नीचे आता है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें दिख रहा है H3 है, 3 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर, 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कितने OH प्रेजेंट है, 3 OH प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 3 H+ निकलेंगे, 3 H+ इसमें से रिमूव होंगे, तो ये इसकी बेसिसिटी हो जाएगी H3PO4 की 3। एक और डायग्राम हम बना के देखते हैं, H3PO3। अगर इसका हमको पूछ लिया जाए H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है, तो इसका डायग्राम हम बनाकर देखें तो P के ऊपर कितनी वैलेंसी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है, ये 1 ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन हमारे पास कितने बचे, 1 ऑक्सीजन हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब हाइड्रोजन हमारे पास 3 बचे हैं, ऑक्सीजन 2 बचे हैं। अब 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो 1 ऑक्सीजन इधर लग जाएगा, 1 ऑक्सीजन इधर। इसके साथ ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा सिर्फ हाइड्रोजन। अब देखो क्या स्ट्रक्चर बन गया है, H3PO3। इसमें देखिए OH कितने हैं, OH यहाँ पर 2 है, तो ये 2H+ ही निकालता है, 2H+ ही रिमूव होता है इसमें से। इसका मतलब H3PO3 की बेसिसिटी जो है वो है 2। H3PO4 की बेसिसिटी है 1 2 3 बेसिसिटी। H2SO4 की 1 और 2 बेसिसिटी। इस तरह से हम बेसिसिटी किसी भी एसिड की निकाल सकते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नॉन मेटल के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो इसी में से H निकलेगा, एक सिंगल H जो है वो नहीं निकलेगा। अब हम देखें इनकी इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 का इक्विवेलेंट मास देखें तो इसका मोलर मास होता है H2SO4 का 98, और हमने अभी इसका बेसिसिटी निकाला है दैट इज 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 49। मीन्स H2SO4 का मोलर मास 98 होता है एंड इक्विवेलेंट मास 49 होता है। नाउ इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl का मोलर मास अगर हम देखें तो है 36.5। हमने इसकी बेसिसिटी निकाली है दैट इज 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी यही आएगा 36.5। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 हमने निकाली है, इसका बेसिसिटी हमें पता है दैट इज 3। इसका जो भी मोलर मास होगा उसमें 3 से हम डिवाइड करेंगे। अगर हमको H3PO3 का निकालना है तो जितना भी इसका मोलर मास है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसकी जो बेसिसिटी निकाली है दैट इज 2। इक्विवेलेंट मास फॉर बेस के लिए अगर हमको निकालना है मोलर मास अपॉन एसिडिटी, जो बेस की होती है एसिडिटी एंड एसिड की होती है बेसिसिटी, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH में हमें दिख रहा है 1 OH है, यानी कि 1 OH आयन ये देगा, तो हो जाएगा इसका मोलर मास होता है 40/1, यानी इसका आंसर आएगा 40। इसका इक्विवेलेंट मास भी 40 होता है, मोलर मास भी 40 होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस, इसका अगर हम मोलर मास देखें तो आता है 74, और इसमें OH कितने हैं, 2 OH है, मीन्स एसिडिटी इसकी हो गई दैट इज 2, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 37। तो इस तरह से हम बेस का भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सॉल्ट मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ पर देखें सॉल्ट के लिए हम कैसे निकालेंगे। सॉल्ट फॉर एग्जांपल अगर हमको निकालना है NaCl का निकालना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो मोलर मास इसका NaCl का होता है 40 अपॉन आ जाएगा 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 40। NaCl के लिए मोलर मास भी 40 होता है, इक्विवेलेंट मास भी 40 होता है,
नेक्स्ट अगर हम देखें MgSO4, हमें पता है SO4 होता है 2 माइनस, Mg होगा 2 प्लस। तो यहाँ पर प्लस आयन कितने हैं, प्लस चार्ज कितने हैं, 2 हैं। MgSO4 का टोटल जो भी मोलर मास होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इक्विवेलेंट मास आ जाता है तो हम नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टर्म जो है कंसंट्रेशन की, दैट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को हम F से डिनोट करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्या यूज आता है? फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का वैसे तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन फॉर्मेलिटी हम ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज लेते हैं जिनका कुछ फॉर्मूला होता है। उसी के लिए हम मोलर मास नहीं यूज लेंगे, मोलैरिटी हम यूज लेते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, एंड फॉर्मेलिटी हम यूज लेते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए मोल्स होता है, एंड फॉर्मेलिटी यानी कि आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास होता है, मोल्स एंड ग्राम फॉर्मूला मास। यहाँ पर हम मोल्स टर्म को यूज में लेंगे और यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला मास। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके लिए होता है? फॉर आयनिक कंपाउंड। इन तीनों डेफिनेशन में अगर हम देखें तो किस में डिसॉल्व होया हुआ है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चेंज कहाँ पर है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर मोल्स को हम डिनोट करेंगे, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट को डिनोट करेंगे, और यहाँ पर ग्राम फॉर्मूला मास को डिनोट करेंगे। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लगाया है, सेम वही फॉर्मेलिटी के लिए भी फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट हम अगर देखें मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोलैरिटी जैसा ही इसका थोड़ा सा डेफिनेशन है, बस इसमें हमने लिखा है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर आ जाएगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स NB किस में डिसॉल्व है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के 1 kg में मीन्स इसके WA में, NB अपॉन WM। स्मॉल m इज इक्वल्स टू NB अपॉन WA होगा इन kg। NB हमें पता है WB अपॉन MB। देन फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल्स टू WB इंटू, यहाँ पर kg में वैल्यू है, अगर हम इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो ऊपर आ जाएगा इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा इंटू WA। अब हमने इसकी वैल्यू को ग्राम में चेंज कर दिया है। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट आएगी मोल पर kg। तो इस तरह से ये कुछ कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं। कंसंट्रेशन को इन टर्म्स से हम निकालते हैं, इनकी यूनिट्स हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।